नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड का 8वां जो चैप्टर है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसकी कविता हम लोग पढ़ रहे हैं झांसी की रानी। ठीक है, तो ये पाठ जो है 8 नंबर का है और कवयित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान और इनकी जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी, इस कविता को हम लोग पढ़ रहे थे और साथ ही मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आप लोगों ने करना क्या है कि जो व्याख्या करनी है, व्याख्या करने की जो प्रैक्टिस है आप लोगों को करनी है, क्योंकि 6 नंबर की व्याख्या आती है। ये कविता थोड़ी सी बड़ी है इसलिए थोड़े से वीडियो ज़्यादा बन रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करते हैं कि कितने पद जो हैं इसके अनुवाद हो जाए। तो देखिए 10वें नंबर का जो पद है वो पढ़ने जा रहे हैं। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब अब सामान, बहिन छबीली ने रणछंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए विषम का मतलब होता है बच्चों बहुत कठिन और वेदना का मतलब होता है पीड़ा। वेदना का मतलब क्या होता है? पीड़ा। आहत का मतलब होता है घायल या जख्मी। आहत जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? घायल या जख्मी। और पुरखों का मतलब है पूर्वज। पुरखों का मतलब क्या है? पूर्वज। और इसी तरह रणचंडी, रणचंडी मतलब युद्ध भूमि में मारकाट करने वाली जो देवी है रणचंडी, यानी कि रण में युद्ध भूमि में मारकाट करने वाली देवी। और आह्वान का मतलब होता है पुकारना। और यज्ञ मतलब एक स्वतंत्रता का संग्राम, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो युद्ध किया वो स्वतंत्रता रूपी जो संग्राम है यज्ञ है। सोई ज्योति, सोया हुआ जो सम्मान है, सोया हुआ जो उनका सम्मान है उसे जगाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कवयित्री ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आरंभ की जो प्रक्रिया थी कि ये स्वतंत्रता संग्राम जो है आरंभ कैसे हुआ और उसमें कैसे कैसे स्थितियां थी, उन सब चीज़ों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो आप ये सब समझ रहे हो कि 1857 की क्रांति के विषय में ये कविता लिखी गई है, जिसमें महारानी जो झांसी की रानी हैं उन्होंने किस तरह मर्दों की तरह अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया था और वो वीर गति को भी प्राप्त हो गई थी अंततः। ठीक है, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि कवयित्री कहती है कि गरीब लोग जो झोपड़ियों में रहते थे, गरीब लोग तो कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में रहते थे। तो जैसे ये लाइन बता रहे हैं यहाँ पर, कुटियों में थी विषम वेदना, यानी कि कुटियों का मतलब झोपड़ी। झोपड़ियों के अंदर जो गरीब लोग रहते थे वे अंग्रेजों के अत्याचार के कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्हें अत्यधिक वेदना थी, पीड़ा थी। महलों में आहत अपमान, और महलों में रहने वाले जो राजा थे वो भी उनके स्वाभिमान को क्या पहुंचती थी? चोट पहुंच रही थी। और भारत के जो वीर सैनिक थे, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और भारत के जो वीर सैनिक हैं उनके मन में अपने पूर्वजों का एक अभिमान, एक स्वाभिमान जो है उनके मन में भरा हुआ था। नाना धुंधु पंत और बाजीराव पेशवा परेशान होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। ठीक है ना, जो नाना धुंधु पंत है, पेशवा है, वो जुटा रहा था सब सामान, यानी कि जो धुंधु पंत जी हैं और बाजीराव पेशवा जी हैं वो अंग्रेजों की नीतियों से या उनके व्यवहार से परेशान होकर के और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे। नाना साहब की एक मुंह बोली बहन थी लक्ष्मीबाई, नाना साहब की एक मुंह बोली बहन थी लक्ष्मीबाई, उसने तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की एक खुली घोषणा ही कर दी थी। नाना साहब, लक्ष्मीबाई आदि ने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने का एक स्वतंत्रता संग्राम रूपी यज्ञ आरंभ किया था और उनका उद्देश्य था कि देशवासियों में आज़ादी की चेतना जगाना था। ये बातें हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी थी। झांसी की रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए मर्दानों के समान अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। तो देखिए बच्चों, ये आप लोग ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पर 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उस स्वतंत्रता संग्राम की आरंभ की जो प्रक्रिया है उसी चीज़ का यहाँ पर क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। तो हम लोग इसे आसानी से देख रहे हैं। इसी के आगे जो नेक्स्ट है
महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यानी कि महलों में रहने वाले जो राजा थे, देसी राजा थे, नाना साहब आदि ने जो एक लोगों के अंदर आज़ादी की जो चेतना है, जागरूकता है, वो उन्होंने जागरूक की थी, जागृत की थी। झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। और झोंपड़ियों में रहने वाले जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो साधारण लोग थे, उन्होंने भी साथ देकर इस स्वतंत्रता संग्राम को बहुत व्यापक बना दिया था। इसी चीज़ को वर्णन कर रहे हैं कि महलों ने दी आग और झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। और ये स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो आग की चिंगारी है, अर्थात यहाँ के लोगों के अंदर अपने देश को आज़ाद कराने की जो भावना उनके हृदय में आई थी, वो उनकी अंतर आत्मा से आई थी। ठीक है, अंतरतम मतलब हृदय से आई थी। झांसी चेती, झांसी जो है इस चीज के लिए जागरूक हो गया, दिल्ली जागरूक हो गया, लखनऊ लपटे छाई थी। और लखनऊ जो है वो भी अपना योगदान दे रहा था। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। और मेरठ, कानपुर और पटना ने भी बहुत ज़्यादा अपना जो विद्रोह है, उन्होंने खूब विद्रोह किया था। इसी के साथ में जो जबलपुर है, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। और जबलपुर और कोल्हापुर की जो रियासतें थी, उनमें भी कुछ विद्रोह के भाव दिखाई दिए थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने ये बार बार सुना है कि अंग्रेजों के साथ में लड़ने वाली, मर्दों की तरह युद्ध करने वाली मर्दानी झांसी की रानी जो है, बहुत वीरता के साथ उन्होंने अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया था। तो एक बार वापिस समझ लीजिए कि इस पद के अंदर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्वतंत्रता संघर्ष के हेतु, यानी कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो भावना जागी थी, उसके संबंध में यहाँ वर्णन किया है कि देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों के अंदर किस तरह जोश, उत्साह और जुनून जो है वो जागृत हो गया था। कवयित्री कहती है कि अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम करने की जो चेतना है वो देसी राजाओं में नाना साहब आदि ने जगाई थी। और झोंपड़ियों में रहने वाले जो निम्न स्तर के साधारण लोग हैं, उन्होंने साथ दे करके इसे बहुत ज़्यादा व्यापक बना दिया था। थोड़ी सी आग को ज्वाला बनाने का काम किया था। थोड़ी सी जो आग थी उसको एक ज्वाला, यानी कि आज़ादी की जो छोटी सी भावना थी, उसको एक बड़ा रूप देने की उन्होंने कोशिश की, बड़ा रूप दिया था। ये चिंगारी को ये लोग अपने हृदय से महसूस करते थे कि अंग्रेजों को देश से भगाना है। यानी कि इस बात को वो अपने हृदय से चाहते थे कि अंग्रेजों को देश से भगाना है। और इसी जागृति का परिणाम था कि विद्रोह झांसी, दिल्ली के महलों में जगा था। और इसे व्यापक बनाने में, इसे विस्तृत बनाने में लखनऊ में भी अपना योगदान दिया था। मेरठ, कानपुर और पटना ने भी खूब विद्रोह किया था। इनके साथ ही विद्रोह का कुछ भाव जो है वो जबलपुर और कोल्हापुर की रियासतों में भी दिखाई दिया था। ये बातें हमने बुंदेलखंड के हर बोलों द्वारा गाए जाने वाले गीतों से जानी थी। ये भी जाना था कि लक्ष्मीबाई जो है बहुत मर्दानी थी, झांसी की रानी ने अंग्रेजों से बड़ा युद्ध किया था। तो इस तरह से यहाँ इस चीज़ का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अगला है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। यानी कि आज़ादी को पाने के लिए जो ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, इस युद्ध में हमारे देश के एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं ने अपने जीवन का क्या कर दिया था, बलिदान कर दिया था। उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि स्वतंत्रता प्रेमियों ने अपने देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे करके बहुत पवित्र कार्य किया था। और उनके प्रति आज श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रही है कवयित्री। तो क्या कह रही है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में, युद्ध में, संग्राम में कई ऐसे वीर योद्धा जो है काम आए, जिनके नाम क्या है, नाना धुंधु पंत, तात्या टोपे और चतुर अजीमुल्ला सरनाम मतलब प्रसिद्ध हैं। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक, अभिराम
ठीक है, भारत के इतिहास गगन में, भारत के इतिहास रूपी गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, कि भारत के इतिहास रूपी आकाश में जिनके नाम जो हैं हमेशा क्या रहेंगे, अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, यानी कि जुर्म मतलब अपराध, आज जो है उनके द्वारा जो कुर्बानी दी गई है वो देश की आज़ादी के लिए दी गई थी, लेकिन अब उनके बलिदान के विरुद्ध काम करना एक तरह से अपराध है। तो और बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेलखंड के रहने वाले जो गीत गाने वाले जो लोग थे उनके मुंह से हमने कई बार सुना है कि मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ खूब साहस के साथ, हिम्मत के साथ उनके साथ युद्ध किया था। कवयित्री कहती है कि अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने के लिए इस संग्राम में, इस संग्राम रूपी यज्ञ में अच्छे अच्छे जो वीर पुरुष थे वो सब मारे गए। उनमें कौन कौन थे? नाना धुंदूपंत, तात्या टोपे, अजी मुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे। ये सभी भारत के इतिहास रूपी आकाश में सदा अमर रहेंगे। लेकिन आज ऐसा काम करना, सत्ता के खिलाफ ऐसी बगावत करना अपराध ही कहा जाएगा, क्योंकि देश में आज अपना राज्य है। हमने स्वतंत्रता संग्राम की ये सारी बातें बुंदेले हर बोलो के मुख से सुनी थी। उस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने खूब मर्दानगी, वीरता दिखाई थी और उसने अंग्रेजों से टक्कर ली थी। इस तरह से आप इसे अच्छे से करते हुए चलें। देखिए थोड़ा थोड़ा जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये कविता थोड़ी सी लंबी है। फिर मैं आप लोगों को एक वीडियो के अंदर ये पूरा जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुई थी, तो एक दिन ये टॉपिक पूरा पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का, और इस 57 की क्रांति में क्या क्या हुआ था, कैसे आरंभ हुई थी, सब चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे एक वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो वो वीडियो भी आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी केवल हम लोग पदों को रीडिंग कर रहे हैं, मैं आपको उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको एक एक कैरेक्टर के जीवन के बारे में समझाऊँ भी तात्या टोपे कौन थे, नाना धुंदूपंत कौन थे, ऐसे मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक वीडियो ऐसा जरूर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारे ये जो कैरेक्टर आ रहे हैं आपके सामने, इन सब का वर्णन मैं आप लोगों के सामने करूंगा ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, और इन लोगों की महिमा की जो गाथाएं हैं हम लोग छोड़ करके और झांसी के मैदानों में चले गए जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। यहां पर देखिए झांसी की रानी के द्वारा अंग्रेजों का विरोध करने पर उनका अंग्रेजों का सैनिक था एक वॉकर, वो सेना लेकर आ गया और इसी क्रम में इस चीज का वहां पर वर्णन किया गया है कि कवयित्री कहती है नाना साहब आदि के द्वारा शुरू स्वतंत्रता संग्राम के इस वर्णन को छोड़ करके अब हम लोग झांसी में हुए युद्ध का वर्णन करें। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, झांसी के अंदर जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन करें, जहां पर खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहां पर लक्ष्मीबाई जो है उस युद्ध भूमि के अंदर एक मर्द बन के मर्दानों की तरह, एक वीर योद्धा की तरह वो वहां पर डट करके खड़ी हुई है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बड़ा जवानों में, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय का था वॉकर, वो वहां आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, और अपने जवानों को क्या कर रहा है, वो जवानों के आगे आकर वो युद्ध करने लगा। रानी ने तलवार खींच ली हुआ धुंध असमानों में, और उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी तलवार खींच ली और दोनों असमानों के बीच में युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्मीबाई है वो महिला थी और जो वॉकर थे वो पुरुष थे, तो दोनों के अंदर कोई समानता नहीं थी, दोनों असमान थे। लेकिन फिर भी उन दो असमानों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। जख्मी होकर भागा वॉकर, और इस युद्ध के अंदर जो वॉकर है वो जख्मी होकर के क्या हो गया, भाग गया। उसे अजब हैरानी थी और उसे बहुत ताज्जुब हो रहा था कि एक औरत जो है इतनी वीरता के साथ में कैसे युद्ध कर सकती है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए ये लाइन आप सब जान गए होंगे, तो वापिस सुन लीजिए। इस पद के अंदर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी के द्वारा अंग्रेजों का विरोध करने पर उनका जो सेनापति है वॉकर, वो सेना लेकर आ गया था, उसी घटनाक्रम का यहाँ पर वर्णन किया है।
कवयित्री कहती है कि नाना साहब आदि के द्वारा शुरू किया गया स्वतंत्रता संग्राम, इस वर्णन को छोड़कर अब हम झांसी में हुए युद्ध का वर्णन करते हैं। वहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों से लड़ने के लिए युद्ध के क्षेत्र में एक वीर पुरुष की भांति डट गई थी और तभी वहाँ लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी एक विशाल सेना लेकर आ गया और जवानों के आगे आकर उसने युद्ध करना आरंभ कर दिया। तब रानी ने उस पर वार करने के लिए अपनी तलवार खींच ली। फिर दोनों असमानों में युद्ध हुआ, अर्थात एक महिला और एक पुरुष जिनमें कोई समानता नहीं थी, फिर भी दोनों के बीच में युद्ध हुआ। वॉकर ही इस द्वंद्व युद्ध में जो है घायल होकर भाग खड़ा हुआ और उसे रानी की वीरता देखकर आश्चर्य मिश्रित परेशानी का अनुभव हुआ था। ये बात हमने बुंदेले हरबोलो के मुख से सुनी थी। झांसी की वह रानी मर्दानी थी और उसने विकट युद्ध किया था। कवयित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो वीरता है, उसका जो साहस है, उसकी ओर संकेत किया है। तो देखिए अभी ज़्यादा नहीं है, इसको तो पूरा करेंगे ही, आज हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ताकि ये चैप्टर समाप्त हो जाए। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। वो कह रहे हैं कि जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई को इस युद्ध के अंदर विजय मिल रही थी, उसी समय अंग्रेजों की सेना ने उसे फिर से दोबारा घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था और अब के बार जो है पहले लेफ्टिनेंट वॉकर था, अब कौन आ गया? जनरल स्मिथ सामने आ गया। उसने मुंह खाई थी और उसने भी मुंह की, मतलब वो भी हार गया था। कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी और इस समय रानी के साथ में, रानी लक्ष्मी के साथ में उसकी दो सहेलियां जिसका नाम है कान्हा और मंद्रा, दोनों सखिया जो है उसके साथ में युद्ध कर रही थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी और लक्ष्मीबाई की जो दोनों सहेलियां हैं, सखियां हैं, कान्हा और मंद्रा, उन्होंने भी उस युद्ध क्षेत्र में बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, लेकिन पीछे जो है सेना लेकर के ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, आगे और पीछे दोनों तरफ से जो रानी है वो अंग्रेजी सैनिकों से घिर गई थी। बुंदेले हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए यहाँ क्या करें, कवयित्री ने यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और उनके सखियों का, उनकी सहेलियों का जो युद्ध कौशल है उसका वर्णन किया है। कवयित्री ने कहती है कि ग्वालियर में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को हराया, ग्वालियर के अंदर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को हराया, किंतु पीछे से अंग्रेजों की सेना ने आकर उसे घेर लिया, पीछे से अंग्रेजों की सेना ने आकर उन्हें घेर लिया। इस बार रानी के सामने जनरल स्मिथ लड़ने खड़ा हुआ था, किंतु उसे भी लक्ष्मीबाई से हार माननी पड़ी। लक्ष्मीबाई के साथ उसकी कान्हा और मंद्रा नाम की सखियां भी युद्ध कर रही थी, उन्होंने भी बहुत मारकाट की थी। इसी दौरान अंग्रेज अधिकारी जो ह्यूरोज है वो अपनी सेना लेकर आ गया तथा रानी उन सैनिकों के बीच में घिर गई थी। ये बातें हमने बुंदेले हरबोलो के मुख से सुनी हैं। मर्दानी वह झांसी की रानी खूब लड़ी थी। ठीक है, तो अगला देखिए बच्चों, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह विकट संकट विषम अपार। अब देखिए आगे और पीछे दोनों साइड से जो रानी लक्ष्मीबाई है वो अंग्रेजी सैनिकों से, अंग्रेजों से घिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो रानी लक्ष्मीबाई है वह मार काट करती हुई, युद्ध करती हुई और उन सैनिकों के बीच से वो पार कर गई। तो भी रानी मार काट चलती बनी सैन्य के पार, सेना के क्या चली गई? पार चल गई, किंतु सामने जो एक बड़ा नाला आ गया था वह संकट विषम अपार, और सामने वो नाला आ गया तो उनके सामने एक भारी संकट आ गया। क्यों आ गया? घोड़ा अड़ा, उस नाले को देखकर जो है घोड़ा अड़ गया। नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, और इतने में ही जो है और घुड़सवार सैनिक पीछे से आ गए। रानी वहां अकेली थी, शत्रु बहुत तेरे थे, वहां पर बहुत सारे सैनिक थे। होने लगे वार पर वार, और आते ही उन्होंने रानी के ऊपर एक के बाद एक अनेक वार करने आरंभ कर दिए। घायल होकर गिरी सिंगनी, और वह उस समय उन वारों से घायल होकर एक सिंगनी के समान गिर गई और उसे वीर गति पानी थी और वह वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह हमने कह रहे हैं कि बुंदेलखंड के हरबोलो के मुख से हमने एक कहानी सुन रखी थी कि मर्दों की तरह लड़ने वाली वह झांसी की रानी जो है खूब मर्दानी थी। ठीक है, यहाँ देखिए वापिस एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं। कवयित्री ने यहाँ युद्ध में
रानी के सामने जो विषम परिस्थितियां आई थी उसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं। कवयित्री कहती है कि इस प्रकार आगे पीछे से अंग्रेजी सेना के द्वारा घेर लिए जाने पर भी जो रानी लक्ष्मीबाई है वो मार काट मचाती हुई शत्रु सेना के पार जाने लगी, किंतु दुर्भाग्यवश आगे क्या आ गया, नाला था, उसे पार करना बहुत मुश्किल हो गया था। ये संकट ऐसा था जिस पर पार पाना अत्यधिक कठिन था। इस कारण घोड़ा नाला पार न करके अड़ गया और इसी बीच शत्रु के बहुत से सैनिक पीछे आ गए और रानी उस समय अकेली ही थी और शत्रु के सैनिक बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने रानी पर वार करने शुरू कर दिए। सिंहनी के समान, शेरनी के समान बहादुर रानी घायल होकर गिर गई। अब वीर गति पाने के अलावा उसके सामने और कोई उपाय नहीं था। कवयित्री कहती है कि यह सब हमने बुंदेले हरबोलों के मुख से सुना था कि वह मर्दानी झांसी की रानी अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। यानी कि इस पद्यांश में युद्धरत रानी के सामने जो विषम परिस्थितियां आई थी और उसकी वीरता जो दिखाई थी उन्होंने, उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया है। तो देखिए लास्ट में अब चल रहे हैं हम लोग कविता में, ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। रानी गई सिधार, और उस युद्ध के अंदर जो रानी है वो क्या हो गई, उसका मर जाती है, उसका देहांत हो जाता है। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, अब चिता ही जो है उसकी एक दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, और मिला तेज से तेज अर्थात एक प्रकार से उसका तेजस्वी जो रूप है वो ईश्वर के तेज अंश में मिल गया, विलीन हो गया। इस प्रकार ठीक है, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, और उस तेजस्वी रूप की वह सच्ची अधिकारी थी, तेजस्वी कहलाने की वह अधिकारिणी थी, क्योंकि अभी उम्र कुल 23 की थी। वह 23 साल की थी जब उसकी मृत्यु हुई थी। मनुज नहीं अवतारी थी, और वह कोई साधारण मनुष्य ना होकर वो तो कोई साक्षात अवतारी पुरुष थी, अवतारी महिला थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी, और भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए वह एक स्वतंत्रता नारी, स्वतंत्रता सेनानी बनकर हमारे सामने आ गई। दिखा गई पथ सिखा गई, हमें एक आज़ादी का मार्ग वो है दिखा गई, सिखा गई। हमको जो सीख सिखानी थी और हमें जो शिक्षा देनी थी वो हमें सिखा गई। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि कवयित्री ने यहाँ लक्ष्मीबाई के बलिदान, वीरता और स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग दिखाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। कवयित्री कहती है कि रानी वहीं पर स्वर्ग सिधार गई। उस समय उसके बलिदानी शरीर की दिव्य सवारी जो थी वो चिता थी, अर्थात चिता पर सवार होकर उसका दिव्य रूप विलीन हो गया था। एक प्रकार से उसका तेजस्वी रूप ईश्वर के तेज अंश में मिल गया था। वस्तुतः वह तेजस्विनी कहलाने के पूरी अधिकारिणी थी। उसने शत्रु बल के साथ लड़ते हुए वीरता एवं निडरता का परिचय दिया था। मरने के समय उसकी अवस्था कुल 23 वर्ष की थी। वह मानवी नारी के रूप में जैसे कोई अवतारी थी। वह अपने बहादुरी भरे कार्यों से हमें स्वतंत्रता करने वाली नारी थी, अर्थात उसने हम भारतवासियों को क्या कर दिया, जागरूक कर दिया। हमें वीरता पूर्वक अंग्रेज़ों से लड़ने की प्रेरणा दी, और इस समय इसी तरह की प्रेरणा की सबसे अधिक आवश्यकता थी, और ये कार्य रानी ने हमें भली प्रकार से करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसी चीज़ की वहाँ पर जानकारी देती है ये। अब देखिए लास्ट वाला है बच्चों, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। तो क्या कहते हैं कि हे रानी तुम जा रही हो तो जाओ, हम तुम्हें श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक विदा करते हैं, और तुम्हारे जितने भी एहसान हैं हमारे ऊपर, उन सभी उपकारों को हम मानेंगे। हम सभी भारतवासी उन सभी उपकारों को याद रखेंगे। ये तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी, और तुम्हारा ये जो बलिदान है ये अविनाशी, जिसका विनाश ना हो सके, ऐसी स्वतंत्रता की भावना भारत के लोगों में जगाएगा। होवे चुप इतिहास, चाहे इतिहास चुप हो जाए, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, हो मदमाती विजय, ठीक है, या मस्त बना देने वाली विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, यानी कि इस पृथ्वी के गोले से चाहे झांसी को मिटा दे, लेकिन तेरा स्मारक तू ही होगी। लेकिन तेरा जो स्मारक है तू खुद होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, तू
खुद ऐसी निशानी थी जो कभी मिट नहीं सकती, अमिठी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने ये कहानी बार बार सुनी थी कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो वीरों की तरह युद्ध करी थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ कवयित्री ने लक्ष्मीबाई के प्रति जो कृतज्ञता है वो उसको व्यक्त किया है। कवयित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई इस लोक से जा चुकी है, लेकिन उसके महान उपकार को हम भारतवासी याद रखेंगे, हम उसके प्रति आभारी हैं। उसने अपने प्राण देकर हम देशवासियों का क्या किया है, उपकार किया है। ये हो सकता है कि कभी इतिहास उसे वैसा महत्व ना दे, भले ही सच्चाई को दबा दिया जाए और भले ही विजय प्राप्त करने वाले मद में चूर होकर ये सब कर बैठें, किंतु रानी के बलिदान की जो कथा है कभी भी समाप्त नहीं होगी। अंग्रेज झांसी को गोले से जड़ से समाप्त भले ही कर दें, किंतु भारतवासी जो है रानी को याद रखेंगे। रानी के कार्य स्वयं उसके स्मारक सिद्ध होंगे, उनको भुलाया नहीं जा सकेगा। कवयित्री कहती है कि हमने रानी के बारे में बुंदेलखंड के हर बोलों से ये जाना है, ये पता लगाया है, ज्ञात हुआ है कि वो बहुत मर्दानी थी, बहादुर थी, निडर थी। तो इस तरह देखिए ये चैप्टर यहाँ पर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, ये लास्ट वाला वीडियो आपके सामने मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ाया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप देखिए, लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? तो आप जानते हो नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? तो उसका नाम था, एक का नाम कान्हा और एक का नाम क्या था, मुंद्रा। कान्हा और मुंद्रा। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेल खेलती थी? तो आप जानते हो कि वह नकली युद्ध करना, व्यूह रचना करना, शिकार खेलना, सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना जैसे खेल खेला करती थी। झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया था? डलहौजी। कौन हर्षाया था? डलहौजी। देश में व्यापारी बनकर कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। रानियां और बेगमें क्यों रोती थी? तो आप ये ध्यान रख लीजिए, रानियां और बेगमें क्यों रोती थी? अंग्रेजों के द्वारा भारत के हिंदू और मुसलमान राजा सताए जा रहे थे, इसलिए उनकी रानियां और बेगमें रनिवासों में रोती थी। इसके साथ ही उनके गहने और कपड़े भी अंग्रेजों के द्वारा खुले बाजार में नीलाम किए जा रहे थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? भवानी थी। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी? वीर शिवाजी। वीर शिवाजी जैसे महापुरुषों की कहानियां उन्हें मौखिक की याद थी। राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई थी? क्योंकि झांसी के जो राजा थे राव गंगाधार, वो निसंतान थे। राजा के निसंतान मर जाने पर झांसी के राज्य को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लेने की बात की, इससे झांसी पर एकाएक विपत्ति आ गई। इस कारण राजमहल में काली घटा छा गई थी। रानी के साथ किन सखियों ने युद्ध किया था? तो कान्हा और मंद्रा ने इन सखियों ने युद्ध किया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर आप लोग आसानी से कर लेंगे बच्चों। अभी हम लोग यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बार नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।